राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी पूरा गोदी मीडिया सिर्फ राम मंदिर की बातें कर रहा है। दूसरी खबरों पर गोदी मीडिया ने फिलहाल ध्यान देना बंद कर दिया है। न्यूज चैनलों पर हिंदू मुस्लिम बहस जारी है। राम मंदिर को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे इसके बनते ही देश की सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अब चारों ओर खुशहाली है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई दम तोड़ चुकी है, देश का कर्ज खत्म हो गया है। सच ये है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है। 10 साल के आखिर में जब केंद्र की मोदी सरकार को देश में रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य के से जुड़ी अपनी उपलब्धियों पर जनता को जवाब देना था, तब उसने देश के सामने मंदिर के मुद्दे को लाकर खड़ा कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा केंद्र सरकार भूल चुकी है। महंगाई अब डायन नहीं रही, डार्लिंग हो चुकी है। बेरोजगारी का देश में आलम यह है कि वह 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसीलिए अब मोदी रोजगार की बात नहीं करते, अब वे धार्मिक वेशभूषा में दिखते हैं। बेरोजगारी भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, बच्चों की पढ़ाई भूल जाओ, परिजनों की बीमारी भूल जाओ और मंदिर के नाम पर वोट की चाहत में धार्मिक वेशभूषा में घूमने लगे हैं। क्या आपने किसी लोकतांत्रिक देश में किसी सरकार को इस तरह मंदिर बनवाते देखा है? किसी सरकार को इस तरह से मंदिर बनवाते और फिर उसमें पूरे देश को शामिल करवाते आपने किसी देश में नहीं देखा होगा। यह दुनिया की शायद पहली सरकार होगी जो पूरे देश को एक मंदिर के निर्माण के काम में लगा रही है और फिर उसके नाम पर वोट मांग रही है। यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, इसको 35 साल होने को आए हैं। 1986 में पहली बार मंदिर का ताला खुला था और फिर आडवाणी के राम रथ से जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो बीजेपी इसी के सहारे देश की सत्ता पर काबिज हो गई और अब जब सत्ता में है तो उसे अब भी तीसरी बार मंदिर के नाम पर ही वोट की चाहत है। अयोध्या से निपटने के बाद फिर ज्ञानव्यापी और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान का एजेंडा उसकी पाइपलाइन में है और इस तरह से अगले 2047 तक उसने अपना राजनीतिक एजेंडा, जो राजनीतिक कम धार्मिक ज़्यादा है, तैयार कर लिया है। अब यह बताया जा रहा है कि अयोध्या से कितना कारोबार होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर और दरगाहों में तो पहले से ही अपार धन आता रहा है। देश में न जाने कितने मंदिर और दरगाह होंगे जिनके पास अरबों की संपत्ति है। क्या वह किसी के काम आ रही है? यह खबर शायद ही किसी को मालूम हो कि पिछले साल दिसंबर में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बार खुलकर भारत सरकार को चेतावनी दी है कि भारत में सरकारों का कुल कर्ज GDP के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। यह किसी भी वित्तीय व्यवस्था के लिए चरम खतरे का बिंदु है। भारत की इस साल की ब्याज की देनदारी उसके कुल राजस्व का लगभग 47 से 48% तक हिस्सा ले जाएगी। क्या इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से छापा? क्या गोदी मीडिया ने दिखाया? क्या इस पर कोई उसने बहस की? सरकारें हमारे आपकी बचत से ही कर्ज लेती हैं। आम लोग अपनी जो बचत बैंकों में रखते हैं, कर्ज वही बचत सरकारों को कर्ज के रूप में देते हैं। आज जो हालत ये हो गई है कि सरकार इस कर्ज का 46% तो पुराने कर्ज का ब्याज देने में ही दे रही है। लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए मामूली है जिन्हें सिर्फ मंदिर चाहिए। मंदिर मिलने के बाद वे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बोलने का अपना अधिकार तो खो ही चुके हैं। यह जान लीजिए कि अब भारत दुनिया के उन खतरे की स्थिति वाले देशों में शामिल हो गया है जिनका कर्ज GDP के बराबर हो गया है। IMF ने यह चेतावनी 2 साल पहले भी दी थी, लेकिन 2 साल बीत गए, सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बार IMF की चेतावनी पहले से ज़्यादा तेज़ है। 2 साल पहले जब चेतावनी आई थी तब श्रीलंका में कर्ज का संकट चल रहा था, दुनिया की निगाहें वहां पर लगी हुई थी। उसी समय IMF ने बताया था कि भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों का कर्ज भी शामिल है, GDP के बराबर पहुंचने वाला है या पहुंच सकता है। यानी भारत के सार्वजनिक कर्ज के कुल मूल्य के बराबर ही उसकी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन है। इतना कर्ज भारत की राज्य सरकारों, लगभग 200 कंपनियों और केंद्र सरकार ने ले रखा है।
विश्व बैंक और IMF के पैमाने के अनुसार किसी भी देश के कुल सार्वजनिक कर्ज का स्तर उसकी GDP के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह एक आदर्श स्थिति है। इसके ऊपर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, शायद बज भी रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। IMF की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट आने तक भारत के कर्ज के हालात और भयावह हो गए थे, लेकिन इस भयावह स्थिति को हम नहीं देख पाते, सरकार दिखाना भी नहीं चाहती। गोदी मीडिया ऐसी खबरों को बर्फ की सिल्लियों के नीचे दबा देता है। सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने भारी कर्ज लेना शुरू कर दिया था। यह सिलसिला 2016 के बाद से ही सरकार ने शुरू कर दिया था। इस कर्ज से अर्थव्यवस्था को क्या और कितना फायदा हुआ, इसे मापने का कोई आंकड़ा नहीं है, नहीं सरकार ने कभी बताया, सर बताएगी भी नहीं। कोविड से पहले ही केंद्र और राज्यों का कुल कर्ज GDP का 91% हो चुका था। आज की स्थिति में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का कर्ज, प्राइवेट कर्ज और बाकी कर्ज मिलाकर GDP से बड़ा हो चुका है या हो सकता है। कोविड के लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जितना कर्ज लिया था, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कोविड के कारण कर्ज संकट आया है, वह मात्र 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही था। 2023-24 का जो कर्ज है उससे भी ज़्यादा है। इस साल सरकार ने कर्ज भी ज़्यादा लिया और वह भी महंगी ब्याज दरों पर, जबकि पिछले एक साल से सरकार के 10 साल वाले बॉन्डों पर 7% के आसपास ब्याज दर मिल रही है। सरकार की आर्थिक समीक्षा और दस्तावेजों के अनुसार 2023 से 2028 के 5 सालों में सरकार पर कर्ज के रीपेमेंट का बोझ औसत दर की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कम अवधि का वही कर्ज है जिसकी देनदारी अब सामने आकर खड़ी होने लगी है या खड़ी हो सकती है। यह सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसी की ओर IMF ने भी इशारा किया है। सार्वजनिक कर्ज का GDP के बराबर पहुंच जाना, कम अवधि के कर्ज लेना, कर्ज का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च होने लगना, कोविड के खत्म हो जाने के बाद भी सरकार के कर्ज लेने में कोई कमी नहीं आना, बल्कि कर्ज बढ़ता ही जाना, इन सारी चीज़ों ने मिलकर IMF को ये बताने को मजबूर किया कि भारत का कर्ज खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। IMF केवल केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज की चर्चा करता है, लेकिन कर्ज की दुनिया तो इससे भी बहुत बड़ी है। कंपनियों के द्वारा लिया गया कर्ज, निजी लोगों द्वारा क्रेडिट कार्ड पर लिया गया कर्ज, लोगों के होम लोन, पर्सनल लोन आदि आदि भी मिलकर कर्ज को बहुत बड़ा बनाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बता रहा था कि भारत सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही, देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है, ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तब आप और सरकार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों में लगे हुए थे। हालांकि वित्त मंत्रालय ने IMF की रिपोर्ट पर असहमति जताई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि IMF का भारत पर GDP का 100% कर्ज का अनुमान गलत है। मौजूदा कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। बहरहाल सरकार क्यों बताने लगी कि IMF सच बोल रहा है? CAG की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2021-22 के दौरान भारत में सरकार ने विदेशी कर्ज की सही जानकारी ही देश को नहीं दी, उसे छिपाया गया और कम करके बताया गया। सरकारी आंकड़ों में विदेशी कर्ज 4.3 लाख करोड़ रुपए दिखाया गया था, जबकि वह वास्तव में 6.58 लाख करोड़ था। इसमें सरकार ने डॉलर और रुपए के गलत विनिमय मूल्य को आधार बनाया था, क्योंकि वह पुराना विनिमय मूल्य था। इसलिए सरकार ने करीब 2.91 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपने खातों में छिपा लिया था। CAG ने अपने फुटनोट में ये बात कही थी। यह वही केग है जिसकी रिपोर्ट में देश भर में हंगामा हो जाता था। अब पता ही नहीं चलता कि केग की रिपोर्ट कब आई और कब चली गई, उसमें क्या कहा गया। जिस मीडिया की जिम्मेदारी यह बताना होता है कि सरकार क्या छुपा रही है, अब वह सरकार के खिलाफ जाने वाली कोई खबर दिखाता ही नहीं, तो आपको चलेगा पता कैसे।
अब राम मंदिर के बारे में अपडेट यह है कि दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दर्शन करने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अयोध्या जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं ताकि लोग ज़्यादा ना पहुँचे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी जो हो रहा है होने दीजिए। अब सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस गोदी मीडिया को देखने और गोदी अखबारों को पढ़ने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं, ये देख लीजिए कि आप उनमें कहाँ हैं। क्या आपकी बात हो रही है? क्या बेरोजगारी की बात हो रही है? क्या महंगाई की बात हो रही है? आपकी शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है? नहीं हो रही है। गोदी मीडिया ने आपकी बुनियादी मुद्दों को रद्दी की टोकरी में फेंककर धर्म का मुद्दा उठा लिया है। लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदल दिया है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ने और देखने का नज़रिया बदल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।